नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों आज मैं वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर आया हूं जो काफ़ी चर्चित और अच्छे प्रश्न हैं जो छोटे बड़े सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं पहले। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ही पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। भीमराव अंबेडकर इन्होंने संविधान बनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम मिनिस्टर थे। तो इस तरह से आपका जो इस प्रश्न का आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा बी। कौन सा होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका बी आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आंसर इसका हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बच्चों सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 7 और इसका चौथा ऑप्शन है 10। तो बच्चों सौर मंडल में देखा जाए तो पहले टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे। कितने ग्रह? 9 ग्रह हुआ करते थे। लेकिन अब इसमें से एक ग्रह को हटा दिया गया है, यानी कि टोटल कितने थे? 9 ग्रह। इसमें से एक ग्रह को माइनस कर दिया गया है। वो ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि एक प्लूटो हुआ करती थी। एक प्लूटो हुआ करता था जिसको ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया है। इसको इसलिए हटा दिया गया है कि यह अपने कक्षा में परिक्रमण न करके इधर उधर भटक जाता था, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो बच्चों अब प्लूटो को हटा दिया गया है, यानी कि 9 में से एक हट गया। तो कितना बच गया? 9 बच गया। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? 8 ग्रह हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा इसका, 8 ग्रह। ठीक है जी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1985, बी 1885, सी 1886 और डी 1883 है। तो बच्चों जहाँ तक हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को अगर हम देखते हैं तो इसमें पहला जो ऑप्शन है 1985, ये तो ऐसे ही अलग हो रहा है क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं देश आज़ाद हो गया था 1947 में। तो पहला तो रॉन्ग हो रहा है। दूसरा है 1885, तीसरा है 1886 और 1883। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना से पहले देखते हैं। तो बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका पुराना जो नाम था वो नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था और इसका ना वो प्रस्तावना 1883 में हुआ था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह नाम उसको 1885 ईस्वी में दिया गया। तो क्लियर हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1885, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन है ए कृष्णा, बी है गोदावरी, सी है कावेरी और डी है नर्मदा। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा की बात हो रही है। इसमें गंगा नदी तो है नहीं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई दूसरा नदी होगा और दूसरी दक्षिण भारत की है और गंगा तो उत्तर भारत की है। वो हम देखते हैं क्या है। तो इसके लिए हम ना बच्चों एक हम ट्रिक रखेंगे। क्या ट्रिक रखेंगे? ट्रिक है इसमें कि अगर ये पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा, देखो यहाँ पर है कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है जी, दक्षिण भारत की गंगा, और एक होता है दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर दक्षिण भारत की गंगा ये बड़ा है और दक्षिणी गंगा छोटी है, अगर बड़ा वाला पूछे दक्षिण भारत की गंगा बड़ा वाला पूछे तो इसका आंसर छोटा वाला होगा, और दक्षिणी गंगा ये छोटा है तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा यानी बड़ा वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी, और यही पूछता है कि दक्षिणी गंगा तो इसका होता है गोदावरी। तो याद रखेंगे कि जब बड़ा वाला पूछ रहा है तो छोटा आंसर होगा और छोटा वाला पूछेगा तो बड़ा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो बच्चों इसमें टाइम हम ज़्यादा नहीं करेंगे और हमको बताते हैं कि जो दक्षिणी गंगा है ना उसी को हम वृद्ध गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका होगा गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रेसिडेंट से है, हमारे संविधान से जुड़ा हुआ। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का जो पद है किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो हमारा है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व में। तो हमारा देश बहुत सारे देशों से लेकर ना बहुत बड़ा संविधान है, बहुत सारे देशों से लिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति पद जो है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है जी, अगर यही पूछता कि उपराष्ट्रपति का पद तो अमेरिका होता। ठीक है जी, लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद पूछ रहा है तो जर्मनी से लिया गया है। ओके जी, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के तत्कालिक कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के तत्कालिक कारण क्या थे। आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, तो इससे पहले ना कई सारी घटनाएं हुई थी। चंपारण सत्याग्रह भी इससे पहले की है। प्रथम विश्व युद्ध पहले जो हुआ था वो समाप्त हो गई थी 1918 में। हंटर आयोग भी गठन हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ऐसे असहयोग आंदोलन के कई सारे जो कारण हैं, लेकिन अगर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको तत्कालिक कारण पूछता है असहयोग आंदोलन की, तो यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, इसमें हम सीधे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि इसका तत्कालिक कारण क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है जी, असहयोग आंदोलन के तत्कालिक कारण क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसका क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसमें ऑप्शन है ब्रिटेन में, दूसरा है सिंगापुर में, तीसरा है जापान में और चौथा ऑप्शन है भारत में। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि आज़ाद हिंद फौज ये बहुत ही महत्वपूर्ण गठन हुआ करती थी हमारे स्वतंत्रता भारत की आज़ादी के लिए, यानी कि अपने
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज की एक अपनी भूमिका हुआ करती थी। और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ब्रिटेन में तो नहीं हुई थी, सिंगापुर इससे जुड़ा हुआ है, और उसके बाद जापान है, और उसके बाद भारत है। तो चलिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा जापान में। ये क्या हो गया? जापान में। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस जापान गए हुए थे तो वहीं पर इसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे, इसका स्थापना कैप्टन मोहन सिंह किए थे। ठीक है जी, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस माइंड कर जाते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बाद में आकर इसका वो सेनापति बने थे, लेकिन वो इन्होंने स्थापना नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान में। ओके जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और चौथा है ए.ओ. ह्यूम। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन इसका है कि दादा भाई नौरोजी, ये वही व्यक्ति थे जिनके परामर्श पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बदला गया था। आपको हम बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना जो नाम था ना, क्या था उसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई के सिफारिश पर उसको बदल कर ना, इन्हीं के सिफारिश बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और दूसरे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें ये भाग ही नहीं लिए थे, तो ये उनके अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? उसके बाद सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और उसके आगे वाला है ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव हुआ करते थे ए.ओ. ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम जिनको बोलते हैं। तो बच कौन सा गया? बच गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो सीधी सी बात है कि अब यही आपका विकल्प है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी ये सचिव हुआ करते थे, और दादा भाई नौरोजी इसके मतलब वो सिफारिश किए थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो भाग ही नहीं लिए थे। ठीक है जी, चलिए अब अगला चलते हैं। और दोस्तों आज का मतलब वीडियो का ये लास्ट सवाल है, और बहुत ही सुंदर सवाल है। ये सवाल है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ मतलब होता है कि पूरा झुका हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि वो लेटा हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है वीनस है, दूसरा जुपिटर है, तीसरा सैटर्न है, और चौथा यूरेनस है। तो बच्चों इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो वीनस है, और एक वीनस है, दूसरा जुपिटर है, सैटर्न है, और यूरेनस है। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि लेटा हुआ ग्रह कहता है। तो इसमें जो आपका जो वीनस है जिसको हम शुक्र बोलते हैं ये तो नहीं है, और इसको जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, यूरेनस को हम अरुण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कि कौन सा होगा? वो होगा यूरेनस होगा, जिसको हम अरुण बोलते हैं। और यूरेनस को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका अपने अक्ष पर झुकाव सबसे अधिक है, और यूरेनस का झुकाव अपने अक्ष पर सबसे अधिक होने के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा, और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो बच्चों इसको मतलब आप लोग कंटेस्ट कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें कैसा लगा मेरा प्रयास। फिर हम आपके लिए आगे लेकर आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।